का उदय। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अब हम भारत में साम्राज्यों का उदय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे मगध साम्राज्य, जो सबसे पुराना साम्राज्य था भारत का। तो वहाँ पे किन किन शासकों ने शासक किया। तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इसके अलावा शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश ने भी शासन किया। यानी कुल 7 शासकों ने मगध साम्राज्य पर मुख्य तौर पर शासन किया। सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रथम शासक होता है बिंबिसार। इसका समय काल था 545 से 443 ईस्वी पूर्व का। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, श्रेणिक या श्रोणिक। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैन व ब्राह्मण धर्म के प्रति भी ये आदर भाव रखता था, सहिष्णु था, लेकिन ये बौद्ध धर्म मुख्यतः अपनाया हुआ था। इसने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए त्रियक नीति अपनाई थी। त्रियक नीति क्या थी? तो युद्ध करना, विवाह करना और मैत्री संबंध बनाना, ये बिंबिसार की त्रियक नीति थी। इनके दरबार में एक आयुर्वेद आचार्य रहता था जिसका नाम है जीवक। ठीक है, जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में था और इनका जो मित्र था वो गौतम बुद्ध इनके मित्र थे। इनकी पत्नी थी कौशल देवी। कौशल देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी और इनकी एक दूसरी पत्नी थी चेलन्ना। चेलन्ना भी इनकी पत्नी थी। इसके अलावा क्षेमा भी इनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार बिंबिसार के 3 पत्नी थे और बिंबिसार ने एक नगर बसाया था जिसे राजगृह कहा जाता है। युद्ध द्वारा अंग और चंपा को बिंबिसार ने जीता था। तो ठीक है, बिंबिसार ने युद्ध करके 2 नगरों को जीता था, अंग और चंपा को। ठीक है, और अवंती के राजा प्रद्योत, ठीक, अवंती में एक राजा रहते थे प्रद्योत। उनके इलाज के लिए अपना जो जीवक है, जो कि आयुर्वेदाचार्य है, इनको उनके यहाँ उनके इलाज के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के मित्र व संरक्षक थे। इस प्रकार बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध के मित्र भी था और संरक्षक भी था उनका। फिर कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम जोर किसने दिया? ऐसा कहे तो कुशल प्रशासन की आवश्यकता, इस पर सर्वाधिक जोर बिंबिसार ने ही दिया था। और बेलुवन नामक एक उद्यान था, इसको गौतम बुद्ध को इन्होंने दान में दे दिया था, गौतम बुद्ध के लिए। इसके बाद बिंबिसार के लिए एक ट्रिक भी है। हर बीबी को आज़ादी चाहिए, हर बीबी उड़ना चाहती है, चाहे नगद शौक पूरा करना चाहती है। यानी कि उड़ना चाहती है अर्थात बीबी से हो गया बिंबिसार, और आज़ाद उड़ना चाहती है अर्थात अजातशत्रु, और ना से हो गया नागदशक। ये जो है हर्यक वंश के शासकों का ट्रिक है कि हर बीबी आज़ाद उड़ना चाहे, नगद शौक पूरा करना चाहे। हर्यक वंश का ट्रिक है। अर्थात इसमें जो शासक हुए बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उड़ना से उदयन, उसके बाद नगद से नागदशक। तो इस प्रकार हर्यक वंश के ये शासक थे, इसके लिए ट्रिक है। उसके बाद अगला शासक जो आता है वो आता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो काल है वो 493 से 461 ईस्वी पूर्व का जो काल होता है, ये अजातशत्रु का काल था और इसे जो है कूणिक भी कहा जाता था। तो बिंबिसार को शूणिक कहा जाता था और अजातशत्रु को कूणिक कहा जाता था। बिंबिसार की जो राजधानी थी वो थी राजगृह, जबकि गिरिव्रज थी बिंबिसार की राजधानी, और अजातशत्रु की राजधानी थी राजगृह, जो कि उस समय का बिहार था। इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। अजातशत्रु साम्राज्यवादी शासक था, यानी बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी अपनाया था। शक्ति संपन्न राज्य के रूप में मगध का उत्कर्ष अजातशत्रु के काल से माना जाता है। तो मगध का सर्वाधिक उत्कर्ष अजातशत्रु के काल को ही माना जाता है। इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध जी था, उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उस समय शासक अजातशत्रु ही थे। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह में आयोजित होती है। एक नवीन हथियार रथ, मुसल व महाशिलाकंटक का प्रयोग भी अजातशत्रु के समय ही हुआ था। कौन सा हथियार था? रथ, मुसल व महाशिलाकंटक हथियार अजातशत्रु के समय ही
चलाया गया था और बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप भी इसने बनवाया था। बुद्ध के अवशेषों को लिया और राजगृह में एक स्तूप बनवा दिया था। इसने काशी और वज्जी को जीता था, तो ठीक है। उसने चंपा और अंग प्रदेश को जीता था, ठीक है। और इसने काशी एवं वज्जी काशी और वज्जी नामक स्थान को अजातशत्रु ने जीता था। इसके लिए भी ट्रिक है कि कुंठित अजातशत्रु को राजगृह से हटाने प्रथम बुद्धि वालों ने महारथी शिला काट कर उस पर कस के वज्र से प्रहार किया। तो कुंठित अजातशत्रु, जो कि कुंठित था, इसका उपनाम हुआ अजातशत्रु, को राजगृह से हटाने के लिए, अर्थात राजगृह की राजधानी थी, प्रथम बुद्धि वालों ने, अर्थात प्रथम बौद्ध संगति इसी के समय जो हुआ था वालों ने, और महारथी शिलाकंटक, जो शिलाकंटक औजार इसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उस पर वज्र से प्रहार किया उसके ऊपर, अर्थात जो वज्जी और काशी को जीता था ना, ये इसका ट्रिक है वह, ठीक है। तो द्वितीय शासक अजातशत्रु के बारे में देखा हमने। कुंठित इसका उपनाम था, राजधानी राजगृह थी, धर्म बौद्ध धर्म इसका भी था, साम्राज्यवादी था, और ठीक है, इसने प्रथम बौद्ध संगति इसी के समय हुआ था, ठीक है। नवीन हथियार रथ, मुसल व महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था और बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। काशी और वज्जी को अजातशत्रु ने ही जीता था, ठीक है। उसके बाद तृतीय शासक आता है उदयन, ठीक है। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो उदय किया पाटली सा पुत्र, ऐसा करके याद कर सकते हैं इसकी राजधानी को। उदयन की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह भी पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया। गंगा और सोन नदी के संगम पर ये जो शहर है पाटलिपुत्र ये था। यह जो है इसका जो धर्म था उदयन का, वो था जैन, ठीक है। वायु पुराण गार्गी संहिता में ये बताया गया था कि इसका जो धर्म है वो जैन धर्म था, इसने जैन धर्म अपना लिया था। इसके लिए ट्रिक है, उदय कर पाटली सपुत्र गंगू सुनार जन्म से धर्म वाले थे। तो उदय कर पाटली सपुत्र अर्थात उदयन इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, गंगा सोन नदी के संगम पे बसा था और जन्म से धर्म वाले था, अर्थात इसने जैन धर्म अपना लिया था। तो ये इसका ट्रिक है उदयन का। उसके बाद अंतिम शासक आता है हर्यक वंश का नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है? अब इसकी हत्या करके इसके जो सेनापति था शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और पुराणों में जो नागदशक है इसको दर्शक भी कहा गया था। तो शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर शिशुनाग ने कल नंदी का वध कर दिया। ऐसा करके इसको भी याद कर सकते हैं कि शिशुनाग ने नंदी का, अर्थात जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, इसको मार दिया किसने? शिशुनाग ने। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश में। शिशुनाग वंश का काल है 412 से 345 ईस्वी पूर्व का काल शिशुनाग वंश का कहलाता है। इसमें जो प्रथम शासक है वो था शिशुनाग और जिसकी राजधानी थी वैशाली। मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में ठीक है, शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया था। तो मगध का साम्राज्य इस प्रकार बढ़ता जा रहा था और शिशुनाग ने जो साम्राज्य विस्तार है मगध का, इसको उत्तर भारत में मालवा से बंगाल तक ये ले गए थे। उसके बाद शिशुनाग वंश का दूसरा शासक आता है कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को, जबकि जो शिशुनाग है इसकी राजधानी वैशाली थी। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और यहाँ से पाटलिपुत्र जो है स्थायी रूप से प्राचीन भारत की राजधानी भी बन जाती है। तो अगर प्रश्न आए कि पाटलिपुत्र स्थायी रूप से राजधानी किसके समय से बनती है, तो कालाशोक के समय से जो पाटलिपुत्र है वो स्थायी राजधानी बन जाती है।
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति इसी के समय होती है। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय होती है? शिशुनाग के समय, काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति होती है। तो ऐसा समझिए कि किसी का बुद्धि था, ऐसा बुद्धि था कि वो शोक करने लगा। क्यों शोक करने लगा? क्योंकि वो दूसरे स्थान पे आ गया क्लास में, इसलिए वो शोक करने लगा। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। दूसरी बौद्ध संगति जो है वो काला शोक के समय हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, और ये वैशाली में आयोजित किया गया था। किस में? वैशाली में। तो उसको क्या हुआ? वैश्य हो गया अभी। और अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर उसके बाद नंद वंश आ जाता है। तो नंद वंश देखते हैं। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन, इसकी हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार नंद वंश का प्रथम शासक होता है महापद्मनम। तो महापद्मनम को मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक माना जाता है। महापद्मनम मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक कहलाता है। और इतिहास में महापद्मनम को सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता है, क्योंकि ये क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। और जो महापद्मनम है इसको अनुलंघित शासक, भार्गव, एक राट, पृथ्वी का राजा इत्यादि इसको उपाधि दिया गया था। तो महापद्मनम को बहुत सी उपाधियाँ मिली थी, जिनमें है अनुलंघित शासक, भार्गव, एक राट और पृथ्वी का राजा। इस प्रकार से इसको कुछ महत्वपूर्ण उपाधि भी दिया गया था महापद्मनम को। उसके बाद आते हैं कलिंग विजय। तो कलिंग विजय जो कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख है कि इसको ये उपाधि दिया था। तो इसकी उपाधि का वगैरह का उल्लेख या इसका उल्लेख जो है कलिंग विजय में मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय जो हुआ था यहाँ पे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। उसके बाद द्वितीय शासक आता है नंद वंश का घनानंद। द्वितीय शासक भी था और ये अंतिम शासक भी था। तो मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक जो था वो था घनानंद। ठीक है। तो मगध शासन का सबसे विशाल सेना किसके पास थी पूछे तो आपको आंसर करना है घनानंद। यूनानी जो है अर्थात जो ग्रीक वाले, इनके द्वारा अग्रमीज, जैंद्रमीज भी कहा जाता था। तो घनानंद को यूनानियों के द्वारा और क्या क्या नाम दिया गया था? तो इसको अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से भी पुकारा जाता था यूनानियों के द्वारा। और इन्हीं के शासनकाल में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिम तट पर आक्रमण किया था। और सिकंदर का अर्थात इसे हम सिकंदर का समकालीन मान सकते हैं। ठीक है, घनानंद को सिकंदर का समकालीन मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं हर्यक वंश और नंद वंश। देखने के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, और अब देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासनकाल था 322 से 184 ईस्वी पूर्व के मध्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसकी जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये भी मौर्य वंश की जानकारी देता है। इसके अलावा जो मेगास्थनीज था, इसकी इंडिका और अशोक के अभिलेख और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इनमें भी इसका वर्णन मिलता है। फिर विष्णु पुराण और फिर जैन ग्रंथ जैसे कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का परिशिष्ट पर्व, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सोमदेव का कथासरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, इन सभी में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। तो और चीनी यात्री जो कि फाह्यान था, जो कि हेनसांग व इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत, इन सब ने भी मौर्य वंश का उल्लेख किया है। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में आप कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसे भी याद रखना है, मेगास्थनीज का इंडिका और अशोक का अभिलेख, ये सभी याद रखना है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, फिर विष्णु पुराण और जैन ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र, इसके अलावा हेमचंद का परिशिष्ट पर्व, ये सभी में मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सोमदेव का कथासरी सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी, इन सभी में
मौर्य वंश का उल्लेख है। इसके अलावा भी चीनी यात्री फाहियान, हेन सांग और इत्सिंग ने भी मौर्य वंश का उल्लेख किया है। फिर मौर्य वंश का प्रथम शासक जो कि था चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जैसे कि हमने बताया, कालाशोक के समय पाटलिपुत्र जो है वो क्या बन जाती है, स्थायी राजधानी बन जाती है। कालाशोक के समय से ही पाटलिपुत्र, तो इसकी भी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र ही थी। इनका एक गुरु और महामंत्री था चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, और इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके जो महामंत्री थे चाणक्य, इनका दो और नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। जाति के विषय में इनका मतभेद है, ठीक है, कि ये कौन सी जाति का था चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं, ठीक है। तो जाति के विषय में मतभेद है, लेकिन जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें क्षुद्र कहा है, बौद्ध एवं और जो जैन ग्रंथ है इसमें क्षत्रिय कुल का इसे चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहला अभिलेख है, नाम का पहला अभिलेख रुद्रदामन का था, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जो प्रमाणिक तिथि इसका पता यूनानी स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त शासन किस समय शासन कर रहे थे, ये यूनानी स्रोत बताते हैं। फिर सौराष्ट्र के गवर्नर था पुष्यगुप्त, इसने उसके निर्देश पर सुदर्शन झील बनवाई, जो कि कहाँ पर है, गिरनार पहाड़ी, गुजरात में, ठीक है। सौराष्ट्र के उस समय गवर्नर थे पुष्यगुप्त नाम का। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और ये सुदर्शन झील गिरनार पहाड़ी, गुजरात में स्थित है। इसके अलावा हिंदूकुश पर्वत की सीमा पर 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें सेल्यूकस जो है वो पराजित हो जाता है। फलतः दोनों के बीच दोस्तों संधि हो जाती है, और संधि की शर्तों के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। फलतः दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को अराकोशिया और एरिया जेट्रोसिवा एवं पेरिपे मिसदाई का क्षेत्र किनको चंद्रगुप्त मौर्य को फलतः दहेज स्वरूप ये इन क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। जो युद्ध लड़ा गया हिंदूकुश पर्वत की सीमा पर चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच, इसका वर्णन एपियानस ने किया था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजता भी है। ये सेल्यूकस ने एक अपना राजदूत था मेगस्थनीज, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 322 ईस्वी में प्रथम जैन संगीति आयोजित की जाती है, ठीक है। तो 322 ईस्वी में प्रथम जैन संगीति आयोजित की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संपूर्ण भारत को 4 प्रांतों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटा था, 4 प्रांतों में बांटा गया था। अब यहाँ पे एक ट्रिक दिख रहा है, कल शुक्र है, पद लिया पुत्र को हमेशा के लिए राजधानी कार्य करने दोबारा बुद्धि संगति बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आगे देखते हैं, हम ट्रिक तो समझ नहीं आया, बहुत पहले का लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जो इनके समय मौर्य के शासन को, जो संपूर्ण भारत को चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संपूर्ण भारत को 4 प्रांतों में बांटा गया था। तो वो 4 प्रांत कौन थे, तो उत्तरापथ था एक प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला को बनाया गया था। उसके बाद दक्षिणापथ था, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी को बनाया गया था। उसके बाद अवंतिका था, जिसकी राजधानी उज्जैन को बनाया गया था, और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर मौर्य वंश की जानकारी के लिए कुछ ट्रिक दिया है, ठीक है, वैसे तो हमने बता दिया। अब आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में
भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को ग्रहण कर लिया तथा श्रवण बेलगोला में मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास के द्वारा यानी संलेखना विधि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया चंद्रगिरी पर्वत में। वर्तमान में यहाँ पर बहुत बड़ी गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। तो ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी गोमतेश्वर प्रतिमा स्थापित है। जस्टिन नामक यूनानी विद्वान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का सेना कह दिया था। कौन था वो? जस्टिन। इसने चंद्रगुप्त सेना को डाकुओं का सेना कह दिया था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कह दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं तो हम विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स था। ठीक है, तो इसने बताया विलियम जोन्स कि भाई सेंड्रोकोट तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा तक और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक जो कि मैसूर तक है और पूर्व में मगध तक तथा पश्चिम में सोपारा व सौराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। कहाँ पर? उत्तर में, तो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा तक था, दक्षिण में उत्तरी जो कर्नाटक है वहाँ तक था मैसूर में, तथा पूर्व में मगध तक और पश्चिम में सोपारा व सौराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। और विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला वह भारत का प्रथम शासक था। तो विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला शासक पूछे तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इनको विशेष उपलब्धि क्या क्या हासिल हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य उत्तरी पश्चिम भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से इन्होंने मुक्त कराया था। ठीक है, सिकंदर जो था उसने उत्तर पूर्वी हिस्से को जीत रखा था, तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भारत है इसको सिकंदर के उन उत्तराधिकारियों से मुक्त भी कराया था और नंदों का इन्होंने उन्मूलन भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कुछ अन्य तथ्य हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और महावंश की टीका में उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया था। सकल जम्बूद्वीप का शासक भी इसे कहा गया था। किसमें? महावंश की एक टीका कहा गया था, उसमें सकल जम्बूद्वीप का शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, ऐसा कहा गया था। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में ये सब वर्णन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य क्या था कि ये प्रजा के सुख में सुख ढूंढते थे और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है, ऐसा ये अपने समझते थे। और राजा को जो अच्छा लगता था वह हितकर नहीं है, बल्कि ये वह हितकर मानता था कि जो प्रजा को अच्छा लगता है वही हितकर है। तो ऐसा चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा है। उसके बाद मौर्य वंश का द्वितीय शासक आता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो है पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय का ये था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी लोग इसे अमित्रोचेड्स यानी अमित्र घात कहते थे, यानी मित्रों का हत्या करने वाला कहा गया था। किसको? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। अच्छा, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। इसे फ्लीट कहा जाता था। प्लिनी के अनुसार मिस्र का एक राजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एक अपना राजदूत डायोनिसिस को इसके दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत किसने भेजा था? तो प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फियस ने अपने राजदूत डायोनिसिस को भेजा था, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और स्ट्रेबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने भी अपना राजदूत डाईमेकस को भेजा था। तो स्ट्रेबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाईमेकस को इसके दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के। तो 2 राजदूत इसके दरबार में आ गए। एक तो टॉलमी का द्वितीय फिलाडेल्फियस ने अपने राजदूत डायोनिसिस भेजा
और एक डाइमेकस, तो 2 राजदूत इसके दरबार में आ गए। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीज़ें मंगाई थी। इनमें शामिल था मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मंगाए थे। दार्शनिक, ताकि उनका ज्ञान को ये अपने अंदर राजकाज में इस्तेमाल कर सकें, इसलिए दार्शनिक भी मंगाया था, जिसमें दार्शनिक जो है वो भेजने से मना कर दिया गया। ठीक है, तो बिंदुसार ने 3 चीज़ें मंगवाई थी। सीरिया के शासक थे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, जिसमें दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया गया था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा था। दिव्यादान में ये वर्णन है कि भाई बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था और पहला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और बाद में सुसीम को भेजा था, और इसका वर्णन दिव्यादान में मिलता है। बिंदुसार को 2 समुद्रों का विजेता कहा जाता था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बिंदुसार जो है ये 2 समुद्र का विजेता कहलाता था, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का विजेता कहलाता था बिंदुसार। और बिंदुसार को जो है वायु पुराण में मद्र सागर व जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया था। इस प्रकार बिंदुसार जो था इसको वायु पुराण में तो मद्र सागर कहा गया और जैन ग्रंथों में इसे सिंह सेन भी कहा गया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन जो है वो चाणक्य करता था। संचालन इसका राज्य का कौन करता था? चाणक्य करता था। ये किसने कहा था? आर्य मंजूश्री मूल्य कल्प है, इसके अनुसार बिंदुसार के राज्य का शासन ये चाणक्य संभालता था, ऐसा कहा जाता है। और चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन भी किया है, ऐसा कहा जाता है। चाणक्य की मृत्यु के बाद राधागुप्त है उसका उत्तराधिकारी बनता है। फिर चाणक्य की मृत्यु हो जाने के बाद राधागुप्त जो था वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। नोट: आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मखलीपुत्र घोषाल के अनुसार इन्हें एक दंडी भी कहा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था मखलीपुत्र घोषाल, इसने बिंदुसार को एक दंडी भी कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक एकीकरण के बारे में। तो इनका जो तृतीय शासक होता है अशोक, मौर्य साम्राज्य में ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं। जो मौर्य तीसरा शासक था अशोक मौर्य काल का, मौर्य वंश का, जिसका शासन था 273 से 232 ईस्वी पूर्व में। इसने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, तो इसकी राजधानी भी थी पाटलिपुत्र। मगध सिंहासन पर अशोक जो है 273 ईस्वी पूर्व में बैठता है और इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। ठीक, राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में होता है और बैठता कब था? ये बैठा था 273 में और राज्याभिषेक हुआ था इसका 269 ईस्वी पूर्व में जाकर। तो कलिंग विजय भी इन्होंने किया था, वो था 261 ईस्वी पूर्व में। इनका जो बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म था और मुद्रा जो थी इनकी करशापण जो है इनकी मुद्रा थी। क्या मुद्रा थी? करशापण, जिसे पर्ण भी कहा जाता है। तो मौर्यों के तीसरे नंबर का शासक अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में देख रहे हैं। अशोक जो है ये पाली भाषा का प्रयोग करता था अधिकांशतः। शिलालेख की इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, शिलालेखों में इसकी जो भाषा मिलती है वो प्राकृत भाषा मिलती है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो पाली थी। इनके माता और पिता थे सुभद्रांगी और बिंदुसार। ठीक है, माता थी इनकी सुभद्रांगी थी और जो बिंदुसार था इनका पिता था, किनका? अशोक का। अशोक की पत्नी थी देवी, जो कि विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? देवी। और इनकी दूसरी पत्नी थी कारुवाकी। दूसरी पत्नी इनकी कारुवाकी नाम की लड़की थी, जो कि कलिंग की राजकुमारी थी, है ना। तो कलिंग विजय इसने किया था, तो हो सकता है वहाँ से शादी कर लिया हो। दूसरी पत्नी क्या थी? कारुवाकी। फिर अशोक के पुत्र था महेंद्र सेन, जो कि किसका संतान था? ये देवी जो थी उसकी संतान था महेंद्र सेन, अशोक का पुत्र। और दूसरा पुत्र होता है इसका तीवर, जो कि कारुवाकी जो उसकी पत्नी बनती है बाद में, इसका पुत्र होता है तीवर।
इसकी एक पुत्र भी थी अशोक का, जिसका नाम था संघमित्रा। ठीक है, तो अशोक के बारे में आगे है कलिंग विजय। तो कलिंग विजय का कारण क्या था? तो हाथी को प्राप्त करने के लिए ये लोग कलिंग के लिए लड़ाई किए। कलिंग जो है हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और ये दक्षिण विजय के लिए भी कलिंग पर आक्रमण करता है। और कारण है लुटेरों के कारण भी कलिंग पर आक्रमण करता है। समुद्री लुटेरे जो है वो कलिंग में ही रहते थे, इसलिए कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था। और साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति के कारण भी कलिंग विजय किया गया था। कलिंग विजय करने का इसका कारण था कि ये साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति भी थी इसकी। कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझने के कारण भी कलिंग पर आक्रमण किया गया था। फिर अशोक ने धम्म अपना लिया था। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण तथा नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता बनाई थी, इसे ही अशोक का धम्म कहा गया। धम्म अर्थात कोई पृथक धर्म नहीं था ये। अशोक ने धम्म शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या बताया था? तो माता पिता की शुश्रूषा करें, जीवों के प्रति हिंसा रखें तथा खर्च और बचत दोनों में मिताचार रखें, यही है अशोक का धम्म। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म को निग्रोध के प्रभाव में आकर ग्रहण कर लिया था। तो जो कलिंग विजय जो मारधार खून वो वगैरह हुआ था, ये सबसे विचलित होकर देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फिर द्वितीय बौद्ध भिक्षु इसका जो हुआ था उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, ये बताया था ह्वेन सांग कि भाई द्वितीय बौद्ध भिक्षु जो था उपगुप्त, इसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नोनी गाड़ी करती वजह देखते थोड़ा 2 मिनट देखते वो जल्दी देखते। ठीक है, अशोक ने अपने धर्म के विकास एवं देखरेख के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उन्हें धर्म महापात्र भी कहा जाता था। उन्हें धर्म महापात्र कहते थे। जो लोग इनकी धर्म के विकास और देखरेख करते थे, इन्हें धर्म महापात्र कहते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को, जो कि महेंद्र एवं संघमित्रा हैं, इनको दक्षिण एशियाई देशों में भेजा था, जैसे कि श्रीलंका में इनको भेजा था। और धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के जो राहुलोवाद सूत्र है, यहाँ से धम्म की जो है परिभाषा ली गई है। ठीक है, दीर्घ निकाय का एक विषय है राहुलोवाद सूत्र, यहाँ से धम्म की परिभाषा ली गई है। धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, धम्म पाली भाषा का शब्द है। अशोक का जो त्रिसंघ है या त्रिरत्न है, इसमें विश्वास था। तो ये क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो अशोक का त्रिसंघ है, ये था बुद्ध, धम्म और संघ। भब्रूगढ़ लघु शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने त्रिसंघ में विश्वास किया था, या त्रिरत्न में, जो कि था बुद्ध, धम्म और संघ। ये भब्रूगढ़ लघु शिलालेख से जानकारी मिलती है। फिर उन गुणों का वर्णन जो धम्म का निर्माण करते हैं, दूसरे एवं 7वें शिलालेख में मिलता है कि भाई जो धम्म का निर्माण करने वाले गुण हैं, ये दूसरे और 7वें शिलालेख में जो अशोक का है उसमें मिलता है। फिर जिज्झती सिद्धांत भी इन्होंने यह दिया। क्यों दिया? ताकि आत्मोत्कर्ष हो सके, इसके लिए जिज्झती सिद्धांत अशोक ने दिया था। धर्म श्रावण क्या था? तो अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म का जो संदेश है, जो कि 7वें स्तंभ लेख में इसका है, इसे अशोक द्वारा दिया गया एक धर्म संदेश माना जाता है, धर्म श्रावण को। अशोक के शिलालेखों के बारे में अब हम देखते हैं। तो शासनादेश व सीमाओं के निर्धारण का जहाँ पे वर्णन है, शासन आदेश और सीमाओं के निर्धारण का इन शिलालेखों में वर्णन है। तो अशोक के मुख्यतः 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा कुछ लघु शिलालेख हैं, इनमें 7 जो हैं वो स्तंभ लेख हैं, जिसमें गुफा अभिलेख भी है और लघु स्तंभ लेख भी है। अशोक के बृहद शिलालेखों के बारे में जानकारी इस प्रकार है। तो कुल मिलाकर 14 जो इसके शिलालेख हैं, इसके 8 स्थानों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख में
पाकिस्तान में था, जो कि ये पाकिस्तान, और मानसेहरा शिलालेख ये भी पाकिस्तान में मिला है इसका साक्ष्य। उसके बाद गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में मिला है। जूनागढ़ अभिलेख जो है जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। उसके बाद सोपारा जो कि महाराष्ट्र से मिला है, इसकी लिपि ब्राह्मी थी। कालसी जो कि उत्तराखंड से मिला है, जयगढ़ जो कि ओडिशा से मिला है, और धौली जो कि ओडिशा। तो जयगढ़ और धौली इसका जो अभिलेख है ये ओडिशा से मिलता है। ठीक है। पहला अभिलेख साहबगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान से, दूसरा अभिलेख मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान से, तीसरा अभिलेख गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में इसके साक्ष्य हैं। उसके अलावा चौथा अभिलेख है सोपारा जो कि महाराष्ट्र से मिला। पांचवा अभिलेख, ठीक है, पांचवा अभिलेख है कालसी उत्तराखंड से मिला, ठीक है। उसके बाद जयगढ़ शिलालेख ये उड़ीसा से मिला, और धौली शिलालेख भी उड़ीसा से मिलता है। उसके बाद आठवां है एरगुड़ी अभिलेख, ये आंध्र प्रदेश से मिलता है। अशोक ने 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग विजय का वर्णन किया था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के विषय का वर्णन जो है निम्नलिखित है। प्रथम शिलालेख में क्या बताया अशोक ने, तो प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु बलि जो है उसकी निंदा उन्होंने की है। उसके बाद जो पांचवा शिलालेख था अशोक का, इसमें धर्म महापात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है हमें। जो पांचवा शिलालेख था अशोक का, उसमें हमें धर्म महापात्र जो उसने नियुक्त किए थे धर्म की देखरेख के लिए, वो पांचवें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो आठवां शिलालेख है इसमें तीर्थ धर्म यात्राओं का उल्लेख है। और नौवां शिलालेख जो मिलता है इसमें जन्म विवाह के अवसर पर आयोजित जो समारोह होते हैं उसकी निंदा ये करता है कौन, अशोक, नौवें शिलालेख। और 10वें शिलालेख में धम्म की जो नीति है उसकी श्रेष्ठता पर बल देता है, अर्थात धम्म विजय। 10वां शिलालेख धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है, यानी कि धम्म के विजय पर बल देता है 10वां शिलालेख। अशोक के प्रांत और अभिलेख जो हैं वो इस प्रकार आप देख सकते हैं नक्शे में। साहबगढ़ी, तक्षशिला, मानसोहरा जो कि पाकिस्तान के एरिया में है, ठीक है। उसके बाद कालसी शिलालेख मेरठ से मिला है। उसके बाद टोपरा मिला है, भब्रूगढ़, ठीक है, अवंती में। उसके बाद ये है गुर्जरा शिलालेख, सांची का स्तूप वगैरह, उज्जैनी, रूपनाथ, गिरनार इधर है। फिर सोपरा महाराष्ट्र की तरफ। उसके बाद है पाटलिपुत्र, प्रयाग, सारनाथ, प्राची, धौली, तोसली, जयगढ़ उड़ीसा की तरफ, कलिंग। उसके बाद माशकी, सुवर्णगिरी, जटिंग, रामेश्वर, ये सभी। इसको जो बृहद शिलालेख हैं लघु स्तंभ है, ठीक है। तो ये जब बताया है कि इसके जो निशान दिया है कि कौन सा जो जगह है वो किस नाम से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये डिब्बा दिया है जयगढ़, जैसे कि हमने देखा जयगढ़ ये बृहद शिलालेख था, धौली भी बृहद शिलालेख था ना, गिरनार भी बृहद शिलालेख था, सोपारा बृहद शिलालेख था, ठीक है। लघु शिलालेख है वो इस प्रकार का चित्र है, और स्तंभ जो लेख है वो इस प्रकार का चित्र है। तो स्तंभ लेख जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं ये सभी आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। उसके बाद इसके जो 13वां शिलालेख होता है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, और अशोक के जो हृदय परिवर्तन होता है इसकी बात भी 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। पृथक कलिंग शिलालेख, एक पृथक कलिंग शिलालेख है। इसमें अशोक ने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया है। सभी मनुष्य को कहा कि प्रजा मेरी संतानें हैं। इसमें एक पृथक शिलालेख मिलता है, इसमें इन्होंने कहा। उसके बाद है लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों में अशोक ने व्यक्तिगत जीवन का इतिहास बताया है, ठीक है। तो इनका जो लघु शिलालेख है इनमें अशोक जो है व्यक्तिगत जीवन का इतिहास, अशोक के व्यक्तिगत जो जीवन था उसका इतिहास इनके लघु शिलालेखों से मिलता है। तो इसमें था भब्रूगढ़ शिलालेख उसके बाद माशकी शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, एरगुड़ी शिलालेख और रूपनाथ शिलालेख, ये सभी लघु शिलालेख थे। इसके अलावा महास्थान शिलालेख भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भब्रूगढ़ शिलालेख, जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसी शिलालेख में अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था है ये प्रकट किया गया है, तथा इसी शिलालेख में अशोक को मगध का सम्राट भी घोषित किया गया है।
किसमें? भब्रूगढ़ शिलालेख में अशोक को मगध का सम्राट घोषित किया गया है। इसी शिलालेख में अशोक के धम्म का भी वर्णन मिलता है। प्रथम शिलालेख ये पहला जो है भब्रूगढ़ शिलालेख, इस शिलालेख में अशोक के धम्म का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद जो गुर्जरा शिलालेख है, इसमें दतिया जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त तीनों में अशोक देव नाम प्रिय का वर्णन मिलता है। तो उपरोक्त जो 3 शिलालेख है, मास्की शिलालेख और गुर्जरा शिलालेख और भब्रूगढ़ शिलालेख, इन तीनों शिलालेखों में अशोक को देव नाम प्रिय कहा गया है। उसके बाद जो मास्की शिलालेख था उसमें भी देख लेते हैं। ये रायचूर कर्नाटक। यहाँ 1915 में सी बैडन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और विशेष क्या है? सर्वप्रथम अशोक का जो वास्तविक नाम है अशोक देवनाम प्रीषि, इसी शिलालेख से प्राप्त हुआ कि भाई यहाँ पे अशोक देवनाम प्रीषि, इसी शिलालेख में इस नाम की प्राप्ति होती। किसमें? मास्की शिलालेख में, जो कि रायपुर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। सी बैडन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर्वप्रथम इसी में अशोक का वास्तविक नाम जो कि अशोक देवनाम प्रियम था, इसी शिलालेख में उल्लेख मिलता है। फिर गुर्जरा शिलालेख दतिया जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद चौथा है एर्रगुड़ी शिलालेख, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। फिर रूपनाथ शिलालेख जबलपुर जिला से प्राप्त हुआ है। उसके बाद महास्थान शिलालेख, ये बंगाल से प्राप्त हुआ है। अशोक ने अपने शासनकाल में अभिलेखों की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, तो अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो शुरू किया था। किसने? अशोक ने। इसके अभिलेख जो हैं 3 लिपियों में मिलते हैं। ठीक है, आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में ये अपने शिलालेखों को लिखवाते थे। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदवाए। हालांकि अधिकांश शिलालेख इन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में छपाए। उसकी भाषा प्राकृत थी शिलालेख की, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। हालांकि 3 लिपियों में ये लिखवाते थे कि आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी, लेकिन अधिकांश शिलालेख इन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में खुदवाए हैं। राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा के रूप में अशोक ने पाली भाषा का प्रयोग किया, और राष्ट्रीय लिपि इन्होंने ब्राह्मी जो लिपि थी इसको राष्ट्रीय लिपि बनाया था, है ना। फिर शान ए कुना जो कि कंधार था शिलालेख, इसमें 2 भाषाओं का उल्लेख है, ग्रीक व आर्मेइक में। इसे 2 भाषाओं में लिखा इसने। शार ए कुना गांधार शिलालेख के अनुसार 2 भाषाओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, ग्रीक और आर्मेइक लिपि में। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है शार और कुना तो छोड़ दीजिए इसे। उसके बाद सभी शिलालेखों का जो विषय है वो क्या था? प्रशासनिक था। रुक्मनदेही शिलालेख का विषय आर्थिक था। इसमें अर्थव्यवस्था, घर, नीति का वर्णन है। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं इन सभी का प्रशासनिक था, विषय जो है वो प्रशासनिक था। पर जो रुक्मनदेही शिलालेख है इसका विषय जो था वो आर्थिक विषय था। इसमें अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है घर नीति के तहत। उसके बाद धौलीगढ़ एवं जौगढ़ के शिलालेख को देखते हैं। तो धौलीगढ़ और जौगढ़ शिलालेख में पृथक कलिंग प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक के शासन नीति का वर्णन है। युद्ध के पश्चात कलिंग की प्रजा के हित हेतु जो शासन नीति इसने बनाया था वो धौली एवं जौगढ़ शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। इस प्रकार जो धौली एवं जौगढ़ शिलालेख है इसके अनुसार पृथक कलिंग का जो प्रशासन है इसी में बताया गया था। इसमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक ने जो शासन नीति है इसका वर्णन है। युद्ध के पश्चात जो कलिंग की प्रजा के हित हेतु इन्होंने जो किया था वो धौली एवं जौगढ़ शिलालेख में से हमें जानकारी मिलती है। महास्थान अभिलेख जो है बंगाल के बोहरा जिले से प्राप्त हुआ है। काकड़ी सिक्के का उल्लेख, इसी में काकड़ी जो सिक्का था इसका उल्लेख मिलता है। तो महास्थान शिलालेख बंगाल के बोहरा जिले में स्थित है जहाँ पे काकड़ी सिक्के का उल्लेख है। फिर सहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा से
सौ गौरव से प्राप्त हुआ है। इस जिले के 100 एकमात्र अभिलेख जो है वो ताम्रपत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। तो सगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सगौरा से प्राप्त हुआ है, जहाँ ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो ताम्रपत्र के रूप में मिलता है। तो सगौरा अभिलेख ताम्रपत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक का ये जो अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो लघु शिलालेख देखा, उसके बाद हम देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों में इनकी जो संख्या है वो 7 है, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो स्तंभ लेखों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, ये कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। इसका अन्य नाम है रानी अभिलेख। क्या अन्य नाम है इसका? इसका अन्य नाम है रानी अभिलेख। तो प्रथम स्तंभ लेख क्या था अशोक का? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद दिल्ली का जो स्तंभ लेख है, जो कि मेरठ से प्राप्त हुआ है, ये छोटी लता भी कहा जाता है। फिर दिल्ली में ही दिल्ली स्तंभ लेख में टोपरा, जो कि बड़ी लता के नाम जाना जाता है, इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो अशोक के 7 अभिलेख हैं उसमें या दिल्ली का में स्तंभ लेख है, उससे यहाँ की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दिल्ली स्तंभ लेख से है ना, टोपरा में जो था, इसे बड़ी लता कहते हैं, इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी अशोक के प्रचलित थे। लघु स्तंभ हमने देखा स्तंभ लेख। उसके बाद हम देखते हैं लघु स्तंभ लेख में, इसमें अशोक के राजकीय घोषणाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे सारनाथ, सांची और रुकमनदेई स्तंभ लेख। सारनाथ से जो मिला है उसमें वाराणसी से मिला है, और सांची का जो स्तंभ लेख है ये रायसेन मध्य प्रदेश से मिला है। इसके अलावा रुकमनदेई जो लघु स्तंभ लेख है ये नेपाल की तराइन से प्राप्त होता है। स्तंभ लेख के बाद हमने देखा लघु स्तंभ लेख, और अब देखते हैं स्तूपों के बारे में। तो अशोक ने स्तूप निर्माण परंपरा को प्रोत्साहन दिया था और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। बौद्ध श्रुति के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है। सांची का जो स्तूप था रायसेन मध्य प्रदेश का, ये भरहुत का जो स्तूप है, उसके अलावा भरहुत का स्तूप जो कि सतना मध्य प्रदेश व धर्मराजिका का स्तूप है तक्षशिला का, इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और धर्मराजिका का स्तूप खुद अशोक ने इनका निर्माण कराया था। स्तूप जो है मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मौर्यों का। अब अशोक का जो स्तंभ है सारनाथ स्तंभ, ठीक है, इसका निर्माण 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, इसकी जो लायन कैपिटल वर्तमान में सारनाथ म्यूजियम में इसको रखा गया है। ठीक है, तो जो अशोक स्तंभ मिला है सारनाथ में, अशोक का स्तंभ, ठीक है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये लायन कैपिटल जो कि वर्तमान में सारनाथ म्यूजियम है, यहाँ पे रखा गया है, जिसकी ऊंचाई 7 फीट है आधार सहित। ये जो है बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ के जो कि सारनाथ से मिला है, इसकी ऊंचाई 7 फीट है और बलुआ पत्थर से ये मिला है। इसके अलावा 1950 में अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग, जिसमें कमल फूल के ऊपर गोलाकार आधार में घोड़ा है, बैल, हाथी और सिंह का चित्र भी अंकित है। इनके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र को भारत के तिरंगा में मध्य में ग्रहण किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते हैं, ये भारत का आदर्श वाक्य भी है। तो राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण जो है चंद्रगुप्त का प्रासाद है। ठीक है, राजकीय कला का पहला उदाहरण जो चंद्रगुप्त का प्रसाद है, चंद्रगुप्त प्रसाद, इसे राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। अशोक का एकात्मक स्तंभ धर्म प्रचार के लिए निर्मित किया गया था। ठीक है, तो अशोक का एक एकात्मक स्तंभ था जिसे धर्म प्रचार के लिए बनाया गया था।
अशोक के सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। ठीक है, तो अशोक का जो सांची और सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ पर इन पर 4 सिंहों की आकृति बनाई गई है, मंडित की गई है। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का जो स्तंभ शीर्ष है वो सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, इसके फलक पर 4 सजीव सिंह है जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिंहों के मस्तक पर चक्र अर्थात 24 जो तीलियां हैं स्थापित की गई हैं, जो शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं सांची, जो कि रायसेन में है। सम्राट अशोक के द्वारा ये निर्मित था। ठीक है, अशोक के स्तंभ में हमने सारनाथ देखा, फिर सांची का जो स्तंभ है ये रायसेन में स्थित है, सम्राट अशोक के द्वारा जो कि बनवाया गया था। और जो सांची है इसका प्राचीन नाम काकड़ाय और बौद्ध श्री पर्वत भी है। ठीक है, सांची का प्राचीन नाम काकड़ाय और बौद्ध श्री पर्वत। सांची स्तूप विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी के कहने पर एकाश्म स्तंभ और स्तूप विहार का भी निर्माण करवाया था। तो अपनी रानी के कहने पर अशोक ने एकाश्म स्तंभ और स्तूप विहार का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा बुद्ध के एक शिष्य थी मुगलायन और सारी पुत्र की अस्थियां कांच की मंजूषा में दर्शन हेतु रखी गई थी। तो इनको आप याद रखना तो रखिए, ये जो हम अभी मैंने बताया 1-2 वाक्य। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं दर्शनीय स्थल। तो अशोक के समय बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ, गुप्तकालीन मंदिर और संग्रहालय दर्शनीय स्थल थे। गुफाएं में अशोक ने 12 बार पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के रहने के लिए कर्ण, चोपर, सुदामा व विश्व की झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये आप याद रखिएगा कि अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया था। कहाँ पर? अशोक ने बाबर पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनके रहने के लिए कर्ण, चोपर, सुदामा और वह विश्व की झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब अति महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में ईस्वी में टिकेनथैलर ने की थी। तो ठीक है, अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख की खोज 1750 में किया गया था टिकेनथैलर के द्वारा। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का प्रांतपति भी था। ये भी आप रखिए कि अवंती का प्रांतपति भी था सम्राट बनने से पहले। और अशोक के गवर्नर यवनराज तुषास्य ने सुदर्शन झील से एक नहर बनवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील से एक नहर बनवाया था। किसने? अशोक के गवर्नर यवनराज तुषास्य ने सुदर्शन झील से एक नहर बनवाया था। भारत में अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित करने का सबसे पहला श्रेय अशोक को ही जाता है। तो इन्होंने जनता को अभिलेखों द्वारा संबोधित किया था। इसकी प्रेरणा उन्हें ईरानी जो शासक था डेरियस दारा प्रथम, इससे मिली थी। अशोक के रुक्मनदेही अभिलेख से इसकी अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है, जो कि सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। सगौरा अभिलेख, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला है, इसमें महास्थान अभिलेख बंगाल के ग्रामीण प्रशासन व दुर्भिक्ष काल कोषागार में से अनाज वितरण की जानकारी हमें मिलती है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर के वितस्ता अर्थात झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो देखिए, श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अशोक को बताया जा रहा है कि कल्हड़ की एक राजतरंगिणी एक लेखन है उनके, इसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी अर्थात झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नाम का एक नगर बसाया था। इसके समय नियुक्त प्रतिवेदक जो थे वो घटनाओं की सूचना देते थे। ठीक है, राज तिलक के समय अशोक की आयु 15 वर्ष 6 माह थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, राज तिलक के समय अशोक की आयु 15 साल और 6 माह थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो इसने लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? जब ये 24 साल का हो गया था अशोक, तब ये लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, ठीक है, जब राज्याभिषेक हुआ इनका तो उसके 20वें वर्ष में ये वहाँ गए थे और अपने उम्र के 24वें वर्ष में
अपने शासन के 24वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। सातवां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है इनका। उसके बाद कलिंग विजय, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग विजय की थी। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय इन्होंने प्राप्त किया था। और कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है कि कलिंग की जो राजधानी है वो तोसली थी। अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन पर बैठा था, ऐसी जानकारी मिलती है भाई। देवनामप्रियदर्शी अभिलेखों में अशोक के लिए ऐसा संबोधन किया गया है। और मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो अशोक का व्यक्तिगत नाम कहाँ पे मिलता है, किन अभिलेखों में मिलता है बोलेगा तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। तो ठीक है, पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की लघु शिलालेख में ऐसा वर्णन है कि इसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम का पता चलता है, दोनों के नाम का उल्लेख है। उसके बाद अशोक के 13वें शिलालेख से क्या गात हुआ? तो कलिंग युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बना लिए गए। भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो उठा और उसे युद्ध त्यागने की घोषणा मिली। निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसकी जानकारी दीप वंश एवं महावंश के अनुसार ऐसा जानकारी मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी पोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया। अशोक का साम्राज्य विस्तार, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इन्होंने अफगानिस्तान से और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक का जो साम्राज्य है वो विस्तार हुआ था। ठीक है, तो अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था? तो इसका उत्तर सीमा प्रांत अफगानिस्तान था, जहाँ आजकल पठान भाई का वीडियो हम लोग देखते हैं ना, और दक्षिण में कर्नाटक है, पश्चिम में काठियावाड़ की तरफ और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक अशोक ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। नेपाल में ललित पत्तन नामक एक नगर है, इसको बसाया था। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार ऐसी जानकारी मिलती है। और नेपाल की तराई से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, 2 अभिलेख मिले हैं अशोक के। कहाँ से? नेपाल की तराई से। वो कौन है? रुकमनदेई अभिलेख और निगलिवा स्तंभ लेख, ये 2 मिले हैं। तो रुकमनदेई अभिलेख में कर नीति की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के बाद मेरी घोष की जगह इन्होंने जो धम्म घोष अपना लिया था उसकी जानकारी रुकमनदेई अभिलेख से मिलती है। निगलिवा स्तंभ लेख। ठीक है, फिर राजतरंगिणी के अनुसार अशोक जो है भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक ने कश्मीर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है विजयेश्वर मंदिर। अशोक का सहयोगी सेनापति था राधा गुप्त। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक के उत्तराधिकारी में विद्वानों में इस समय मतभेद है कि भाई अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे। संभवतः तीवर, जालोक, कुड़ाल तथा महेंद्र जो है अशोक के पुत्र थे, और इनमें अधिकांश इतिहासकार कुड़ाल को अशोक का उत्तराधिकारी मानते थे। कुड़ाल के बाद उसका पुत्र दशरथ, ठीक है, कुड़ाल के बाद उसका पुत्र दशरथ सम्राट बना, ऐसा मानते हैं। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, इसने नागार्जुन गुफाएं आजीवकों को समर्पित कर दी। ठीक है, किसने? तो कुड़ाल के बाद जो उसका पुत्र था दशरथ, वो सम्राट बनता है, और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय का, ये था दशरथ आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इसने नागार्जुन गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए कर दिया। अंतिम सम्राट था वृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम
शासक था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो यहाँ पे कौटिल्य का प्रशासन कहें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मौर्यों में कौटिल्य बहुत प्रचलित थे, उनका ही नीति निर्देश वगैरह चलता था। तो मौर्य प्रशासन में कौटिल्य प्रशासन हम देखते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 विधाओं का उल्लेख किया है। एक है आन्वीक्षिकी, इसमें दर्शन और तर्क का उल्लेख है। त्रयी, जिसमें धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान दिया है। वार्ता, इसमें कृषि व्यापार आदि का वर्णन मिलता है। उसके बाद दंड नीति, इसमें शासन कला और राजनीति शास्त्र का वर्णन है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 विधाओं का उल्लेख किया है। उसके बाद है अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय यानी दंड नीति। तो इसका रचना काल था 4वीं व 3वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय बताया गया था। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत थी और रचना शैली गद्य और पद्य दोनों शैली में रचा गया था। इसका विषय था 15 अधिकरण में बांटकर इसका वर्णन किया गया है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कौटिल्य का मत्स्य न्याय एवं अनुबंधवाद। ठीक है, इसमें कौटिल्य के अनुसार प्रारंभ में समाज में नियम विनिमय न होने से समाज में अराजकता व्याप्त था। इस कारण समाज में सबल का राज था, है ना, जिसके पास सर्वाधिक बल था उसी का राज था उस समय, है ना। इस अराजकता से परेशान होकर लोगों ने वैवस्वत के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। मनु और प्रजा के बीच समझौता हुआ कि प्रजा जो है राजा को अन्न की उपज का 6वां भाग देगी और व्यापार की आय का 10वां भाग तथा हरण्य की आय का कुछ भाग देगी, इस प्रकार। ठीक है, तो कौटिल्य का मत्स्य न्याय एवं अनुबंधवाद ये इस प्रकार था। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था? तो राज्य के जो अंग हैं इनके लिए इन्होंने बनाया स्वामी, इसे किंग बनाया। ठीक है, राज्य के जो अंग थे, ठीक है, कौटिल्य का ये सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। पहला होता था स्वामी किंग, उसके बाद दूसरा होता था अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड सेना और उसके बाद मित्र, ये होते थे। उसके बाद प्रशासन, तो सबसे ऊपर था राजा, फिर मंत्री परिषद जिसे अमात्य कहा जाता था। उसके बाद राज्य की वैदेशिक नीति, फिर राजदूत, गुप्तचर विभाग, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, कोष एवं अर्थव्यवस्था, राज्य की रक्षा व्यवस्था, स्थानीय शासन। इस प्रकार अशोक के समय प्रशासन था, राजा सबसे ऊपर होता था, उसका मंत्री परिषद होता था अमात्य, और फिर राज्य की वैदेशिक नीति थी, उसके राजदूत थे, गुप्तचर विभाग था, दंड व्यवस्था था, न्याय व्यवस्था था, प्रशासन, कोष एवं अर्थव्यवस्था, फिर राज्य की रक्षा व्यवस्था, फिर स्थानीय शासन। ठीक है, राजा के बारे में क्या है? तो राजा राज्य के 7 अंगों में राजा को ही राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना गया। उन्होंने राजतंत्री शासन व्यवस्था का क्या किया? समर्थन किया और राजा को शासन तंत्र का धुरी माना है। विचारधारा, उन्होंने राजा को प्लेटो की भांति दार्शनिक विचारधारा का समर्थन किया और राजा को आदर्श व्यक्तित्व वाला माना। इनमें क्या गुण थे? तो ऊंचे कुल का होना चाहिए, जो राजा था वो देवी बुद्धि तथा देवी शक्ति हो, धार्मिक हो, लक्ष्य इनका ऊंचा हो, क्रोध लोभ मोह से पूर्णतः नियंत्रित हो और शिक्षा प्राप्त किया हो, ऐसा था राजा जो है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बताया। फिर राजत्व का सिद्धांत क्या था इनके प्रशासन में? तो ग्रेटमैन थ्योरी और ट्रेट थ्योरी, ये राजत्व का सिद्धांत था। राजा का दिनचर्या कैसा होना चाहिए? तो बताया उन्होंने राजा के 24 घंटों को 16 घड़ियों में बांटकर वर्णन किया है। फिर राजा का कर्तव्य क्या था? तो वर्णाश्रय धर्म बनाए रखना, वर्णाश्रय धर्म बनाए रखना, दंड की व्यवस्था करना, जन कल्याणकारी कार्य करना, नियुक्ति संबंधी कार्य करना, आत्मरक्षा करना, युद्ध करना, आंतरिक सुरक्षा करना और विदेश नीति, ये राज्य के कर्तव्य थे। फिर मंत्री परिषद या अमात्य क्या था? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य में राजकार्य के लिए संचालन के लिए एक मंत्री परिषद आवश्यक थी। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद के कार्य सर्वथा गोपनीय होना चाहिए। उसके बाद बड़ी मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक छोटी उप समिति भी होती थी। ठीक है, उसके बाद
कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में योग्य तथा विश्वसनीय व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, इसके लिए निम्नांकित परीक्षण दिया जाता था। धर्मोपधा का, जिसका चरित्र परीक्षण होता था, और अर्थोपधा और कामोपधा, इन सब का इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। जो मंत्रिपरिषद में योग्य तथा विश्वसनीय व्यक्तियों को शामिल करने का सवाल है ना। ठीक, हमने जो देखा बड़ी मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक छोटी उप समिति होती थी। इसमें 3 या 4 विशेष विश्वसनीय अनुभवी मंत्री को रखा जाता था। इन्हें मंत्रीण कहा जाता था। ठीक है, अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा राजा का नियंत्रण किस प्रकार होता था। तो कौटिल्य के अनुसार राजा की स्थिति राज्य में प्रधान और सर्वोच्च होती है, परंतु यदि राजा कुपथगायी हो तो मंत्रिपरिषद का पर्याप्त नियंत्रण होता था इसमें। ठीक है, कुपथगायी अर्थात राजा अगर गलत काम करे, कुपथ में चला जाए हो, तो मंत्रिपरिषद का पर्याप्त नियंत्रण उस पर होता था। वैदेशिक नीति क्या थी इनकी। तो कौटिल्य की विदेश नीति अद्वितीय है। उन्होंने विदेश नीति में उचित अनुचित सभी पक्षों को अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने विष कन्या के प्रयोग का समर्थन किया है। विदेश नीति में राजा को साम दाम दंड भेंट चारों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। विदेश नीति के संदर्भ में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, एक मंडल सिद्धांत और एक षाड्गुण्य सिद्धांत। मंडल सिद्धांत क्या था। तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य राजमंडल में 12 राज्य गिनाता है। इसके केंद्र में वह विजिगीषु राज्य को रखता है। ठीक है, उसके बाद है षाड्गुण्य सिद्धांत। षाड्गुण्य सिद्धांत के अंतर्गत षाड्गुण्य का पालन करके कोई भी राज्य स्थिरता या विकास को हासिल कर सकता था। फिर संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय एवं द्वयी भाव, ये सभी विदेश नीति के 2 सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांतों में शामिल हैं। उसके बाद है दंड व्यवस्था। तो कौटिल्य ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, निरंकुश राजतंत्र, परंतु विधि को इन्होंने सर्वोच्च माना। कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत माने, धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजा। ठीक, कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजा। ठीक है, विधि के 4 स्रोत माने गए हैं। कौटिल्य के अनुसार दंड का प्रयोग 3 दृष्टियों से किया जाना चाहिए, समाज के रक्षण के लिए, सुव्यवस्था के लिए और पृथ्वी एवं समाज रक्षा के लिए। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे। तो त्रयी का पालन करना, अनवीक्षिकी करना और वार्ता करना। ठीक है, ये अनवीक्षिकी क्या है, त्रयी क्या है, ये उधर हमने देख लिया है। ठीक है, बहुत बड़ा भाग है अशोक वाला। ठीक है, इसे हम देखते हैं धीरे धीरे, कुछ शॉर्ट कट करते जाएंगे। कौटिल्य ने विधि के अनुसार 3 प्रकार के दंडों का प्रयोग किया है, एक अर्थदंड, कामदंड और वंध नागर दंड। ठीक, कौटिल्य के अनुसार प्रजा से कहाँ चला गया, इधर। कौटिल्य के न्याय प्रशासन का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, कौटिल्य के अनुसार प्रजा से अधिक राज्य कर्मचारियों को अधिक दंड देना चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य ने कहा कि प्रजा से अधिक राज्य कर्मचारियों को अधिक दंड देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। खोल दो हमारा। न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो कौटिल्य के न्याय प्रशासन का जो सर्वोच्च होता था वो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। उसने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य के अनुसार सर्वधर्म रक्षा के लिए न्याय व्यवस्था अनिवार्य है। कौटिल्य जो है न्याय व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है, व्यवहार या धर्मस्थ न्यायालय, कंटक शोधक न्यायालय। व्यवहार या धर्मस्थ न्यायालय था, यह वर्तमान के सिविल कोर्ट के समान था। कंटक शोधक न्यायालय, यह वर्तमान के फौजदारी न्यायालय के समान था। तो यह कौटिल्य के न्याय के 2 भागों में बांटा गया था। कौटिल्य ने त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था पर बल दिया था।
जल्दी भाई कतर है बे काय का पाई में निकल दे ये सारे कुकुर ला मारा तो मेरे भाई मारा थी वो चल गई नहीं पारी तो देख कुकुर के चक्कर चल ले मैं जब को ना कौटिल्य के अनुसार हमने देखा। उसके बाद हम देख रहे हैं न्याय व्यवस्था। तो कौटिल्य के न्याय प्रशासन का जो प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो राजा ही होता था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। कौटिल्य के अनुसार सर्वधर्म रक्षा के लिए न्याय व्यवस्था अनिवार्य था। कौटिल्य के न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, व्यवहार या धर्मस्थ न्यायालय, उसके बाद कंटक शोधक न्यायालय। व्यवहार न्यायालय क्या था? यह वर्तमान के सिविल कोर्ट के समान था और कंटक शोधक न्यायालय यह वर्तमान के फौजदारी न्यायालय के समान था। कौटिल्य ने त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था पर भी बल दिया था। त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था पर बल दिया था किसने? कौटिल्य ने। वो कौन से थे? जनपद संधि न्यायालय, संग्रह न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय। तो जनपद संग्रह न्यायालय जो है ये गांव स्तर पे होता था। संग्रह न्यायालय ये 10 गांव के समूह पर होता था और द्रोणमुख न्यायालय जो है 400 गांवों के समूह पर होता था। तो ये था कौटिल्य के त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था पर बल देना। उसके बाद कौटिल्य ने प्रत्येक न्यायालय में 3 न्यायाधीश, इसको छोड़िए, कौटिल्य के मतानुसार साला, सहायक, दास, ऋणकर्ता, शत्रु, अपंग एवं राज्य द्वारा दंडित व्यक्ति को साक्षी न बनाने का सलाह दिया गया था। तो कौटिल्य ने इन सबको साक्षी न बनाने को बोला था। ठीक है, अब देखते हैं राज्य प्रशासन। तो कौटिल्य ने राजकोष को राज्य का आधार स्तंभ माना था। उन्होंने राजस्व विभाग का मुख्य समाहर्ता तथा सन्निधाता को राजकीय कोषाध्यक्ष माना था। ठीक है, इसने राजस्व विभाग का मुख्य समाहर्ता तथा सन्निधाता जो था उसको राजकीय कोषाध्यक्ष माना है। कौटिल्य ने राजस्व व्यय की 2 मदें बताई थी। ठीक है, इनके अनुसार राजस्व व्यय की 2 मदें थी, आवर्तक और अनावर्तक। आवर्तक जो है दिन प्रतिदिन के जो व्यय होता था उसको बताया, और अनावर्तक जो वार्षिक व्यय था उसको अनावर्तक कहा था। कौटिल्य ने न्याय व्यय की समुचित निरीक्षण के लिए महालेखापाल के पद को बताया था। तो ये देखिए, जो महालेखापाल का जो पद है ये अशोक के समय मौर्य काल में ये प्रचलित था। ठीक है, उन्होंने हिसाब विभाग के अध्यक्ष को गणित की संज्ञा भी दी है। उन्होंने वित्तीय वर्ष का अंत आषाढ़ माह को माना था। आषाढ़ माह को इन्होंने वित्तीय वर्ष का अंत माना था। कौटिल्य ने वेश्याओं पर भी कर लगाने की सजा दी थी। तो भाई वेश्याओं पर भी कर लगाने के लिए कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य के अनुसार राजस्व के आधार पर ग्रामों को 6 प्रकार से बांटा गया था। एक पारिहारिक, एक हिरण्यक, आयुधीप, कुप्य, विष्टि, कर, प्रतिकर। ठीक है, तो उनके अनुसार राजस्व के आधार पर ग्रामों को 6 आधार पर बांटा था। पारिहारिक क्या था? तो ये ग्राम कर मुक्त होते थे। और हिरण्यक क्या था? ये ग्राम सुवर्ण मुद्रा में कर चुकाया करते थे सोने के रूप में। और आयुधीप तो ये ग्राम जो है सेना के लिए सैनिक प्रदान करते थे, अर्थात कर के रूप में सिपाही देते थे आयुधीप वाले गांव वाले। कुप्य ये ग्राम जो है कच्चे माल के रूप में कर देते थे, कुप्य। विष्ट ये ग्राम जो है राज्य के कार्यों में कर के रूप में मजदूर दिया करते थे। फिर है कर प्रतिकर, तो ये ग्राम घी, दूध, चमड़े आदि के रूप में कर दिया करते थे। तो ठीक है, ये हुआ राजस्व के आधार पर ग्रामों को जो बांटा गया था। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का जो उल्लेख है। ठीक है, 18 तीर्थों का उल्लेख। इनमें पहला है मंत्री। मंत्री किसे कहा जाता था? तो राजा को ये परामर्श देता था। पुरोहित राजा को धर्म एवं नीति के बारे में बताता था। सेनापति सेना का संचालन करता था। युवराज राज्य का उत्तराधिकारी होता था। द्वारिक राजमहल का निरीक्षक होता था। सन्निधाता राजकोष का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता दंडपाल सेना की व्यवस्था करने वाला प्रमुख होता था।
अंतर्वेशिक राजा का अंगरक्षक सेना होता था, अंतर्वेशिक। फिर प्रशासता शिल्पियों का प्रधानाधिकारी होता था, प्रशासता जो है शिल्पियों का प्रधान अधिकारी होता था, कागजातों को सुरक्षित रखता था। समाहर्ता क्या कौन थे? तो राज्य की आय का संग्रहण करने वाला को समाहर्ता कहा जाता था। प्रदेष्टा जिले का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था इसे जिले का प्रमुख अधिकारी उसे प्रदेष्टा कहते थे। दुर्गपाल राज्य के समस्त दुर्गों की ये देखभाल करने वाला था। पौर या नागरक राजधानी का प्रमुख शासक को पौर कहा जाता था मौर्य काल में, है ना। और अंतपाल सीमावर्ती प्रदेशों की रक्षा करने वाला को अंतपाल कहा गया। और नायक जो है सेना का संचालन करता था। और व्यावहारिक क्या था? तो धर्मस्थ न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश जो होता है इसे व्यावहारिक कहा गया। ठीक है, तो ये थे अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ। ठीक है, 16 हो गए। अब देखते हैं 17 कार्मांतिक। तो खानों और उद्योगों का जो रक्षा अध्यक्ष होता था उसे कार्मांतिक कहते थे। और मंत्रिपरिषद अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता था? जो प्रधानमंत्री होता था वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यायों का उल्लेख है, जिनमें से 7 मुख्य हैं। तो अर्थशास्त्र के जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ठीक है, जिनमें ये से 7 हैं। अभी तक ये पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, अब देखें तो एक बार याद कर लेना। यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। जो अध्यक्ष होते थे ना इनको बताया है कि पांड्या अध्यक्ष यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सूरा अध्यक्ष यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। मानाध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला मानाध्यक्ष होता था। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था। ठीक है, तो ये हुआ अर्थशास्त्र के प्रचार अध्याय में जो 26 अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रांतीय शासन। तो कौटिल्य के जो ये प्रशासन चल रहा है इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन। एक तरफ है प्रशासनिक इकाई, उसके दूसरे तरफ है मुखिया। तो प्रांत का मुखिया जो होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। नोट, प्रांत जो है सबसे बड़ी मंडल होती थी, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, उसके बाद है मंडल। मंडल का प्रमुख होता था प्रतिष्ठा या प्रादेशिक। जिले का प्रमुख होता था स्थानिक। और 10 गांव का जो प्रमुख होता था उसे गोप कहते थे। और ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गोप। गोप क्या था? तो जन्म मरण का विवरण रखने वाला अधिकारी होता था। स्थानिक क्या था? तो बिक्री कर वसूलने वाला अधिकारी स्थानिक कहलाता था। मौर्य सेना के बारे में देखते हैं। 6 लाख पैदल सेना थी। इसके अंदर 50,000 अश्वारोही थे और 9,000 हाथी थे। ठीक है, इनके मौर्य काल में नौसेना का भी प्रमाण मिलता है कि इनके पास नौसेना भी था। सैन्य प्रशासन जो था इनका 6 विभागों में थे, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे इनके। ठीक है, हाथी सेना था, रथ सेना था, पैदल सेना, अवरोही सेना, नौसेना और यातायात और रसद आपूर्ति सेना भी इनमें था। तो इसको कूट में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो सेना है या सेना विभाग में थे या नहीं थे। ठीक है, कौन से संस्था? तो हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना और अश्वारोही सेना, नौसेना, यातायात और रसद आपूर्ति सेना, ये सभी थे। पाटलिपुत्र का वर्णन 30 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया, जिसमें 6 विभाग थे। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्णन है जो किया गया है, इसके अंदर 30 सदस्यीय समिति द्वारा 6 विभाग बनाए गए थे। इसमें है जनगणना, विदेशी यात्री, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, कर, शिल्पकला। इस तरह यहाँ पाटलिपुत्र में 30 सदस्यीय समिति थी, जिसमें 6 विभाग थे। कौन कौन से विभाग थे? जनगणना विभाग था, विदेशी यात्री भी इसमें शामिल थे, उद्योग था, वाणिज्य व्यापार था, कर और शिल्पकला। ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन 30 सदस्यीय समिति है इसके द्वारा किया गया। अब इसे याद रखें या न रखें, ये पाटलिपुत्र वाला छोड़ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं मौर्यकालीन स्थिति।
आर्थिक स्थिति कैसी थी मौर्यों की? तो इस काल में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था। प्रमुख स्रोत मौर्य काल में भूमि कर था। ठीक है, इस काल में भूमि पर उपज का 1/6 भाग प्रचलित था। ठीक है, तो भूमि पर 1/6 भाग कर लगता था। समस्त भूमि राजा की होती थी उस समय। इस काल का जो पूर्वी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह था ताम्रलिप्ति तथा पश्चिम तट पर प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष था। ये भी आप याद रख सकते हैं, है ना। और मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले के लिए मृत्यु दंड था। जो बिक्री कर नहीं देता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। सिक्के मौर्य साम्राज्य की जो मान्य मुद्राएं हैं वो इस प्रकार हैं। मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं, ये उस समय प्रचलित थे। मौर्य साम्राज्य की मुद्राओं में मयूर, पर्वत मुद्रा, अर्धचंद्र मुद्रा की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं प्रचलित थी। अशोक के सिक्के, तो अशोक के सिक्कों में करशापण जो था जो चांदी का था, पर्ण चांदी का, काकनी तांबा का सिक्का था, सुवर्ण सोने का सिक्का था और माशक तांबे का बना होता था। तो इस प्रकार अशोक के सिक्के थे। ये कौन कौन से थे? करशापण थे, पर्ण, काकनी, सुवर्ण, माशक। ठीक है, रूप दर्शक मुद्राओं का परीक्षण जो करता था वो अधिकारी, उसे रूप दर्शक कहते थे। प्रधान उद्योग, तो मौर्य काल में सूती वस्त्र प्रधान उद्योग था। मौर्य काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। सबसे अधिक संख्या किसानों की थी मौर्य काल में। तो सबसे अधिक संख्या किस काल में थी? तो बोल दिए, तो आपको उत्तर लगाना है मौर्य काल में। अनदेव मात्रक भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा ही अच्छी खेती होती थी उस समय, इसे अदेव मात्रक भूमि कहते थे मौर्य काल के समय। सीता भूमि अर्थात सरकारी भूमि, जिसकी देख रेख सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। ठीक है, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये भाग, भूमि कर में राजा का एक हिस्सा उपज का हिस्सा था, उसे भाग कहते थे मौर्य काल में। हिरण्य, वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। वार्ता, कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया था। किसमें? अर्थशास्त्र में। और रेशम का आयात ये लोग चीन से करते थे। ठीक है, रेशम जो है मौर्य काल वाले चीन से रेशम का आयात करते थे। मौर्य काल में व्यापार स्थल एवं जल स्थल दोनों से व्यापार होता था। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे, एक ही पृष्ठ बचा है, मौर्य काल समाप्त होने वाला है। ठीक है, सोपापारा पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह था। सोपापारा मौर्य काल के पश्चिम तट पर सोपापारा स्थित था। भारत से मिस्र को क्या निर्यात किया जाता था, यानी क्या भेजा जाता था? हाथी दांत, सीपी, मोती, रंग आदि भारत से मिस्र को भेजा जाते थे मौर्य काल में। और मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति को अब हम देखते हैं। तो मौर्यकालीन समाज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी। मेगास्थनीज जो है इसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सातवां है सभासद। इनमें मेगास्थनीज ने विभाजित किया था। अर्थशास्त्र में शूद्र जो थे इनको आर्य कहा गया, शूद्रों को आर्य कह दिया गया अर्थशास्त्र में। मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में दासों का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है उसमें दासों का स्थान महत्वपूर्ण था। स्मृति काल की तुलना में मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी थी। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में कैसी थी बोलेगा तो अच्छी थी। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित था। सती प्रथा का यहाँ पर भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, स्त्रियों को विवाह विच्छेद तलाक की अनुमति नहीं थी। तो उस समय ये लोग स्त्री लोग तलाक नहीं ले सकते थे। गणिका या वेश्या, तो ऐसी स्त्रियां जो वैवाहिक सूत्र में न बंधकर स्वतंत्र जीवन यापन करती थी इनको गणिका या वेश्या कहा गया। रूपा जीवा, ऐसी स्त्रियां जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपनाती थी इनको रूपा जीवा कहते थे। अब इनमें जो जो लगता है आपको नहीं करना चाहिए वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप सुनिए। ठीक है, कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ को त्रयी धर्म कहा है। तो कौटिल्य के अनुसार भारत का प्राचीन धर्म जो था वो था त्रयी धर्म। मौर्य काल में मूर्ति पूजा जो है वो आरंभ होती है। ठीक है, तो मौर्य काल में मूर्ति पूजा आरंभ हो जाती है ना, और मंदिरों की स्थापना भी शुरू हो जाती है मौर्य काल से। तक्षशिला, शिक्षा व साहित्य का प्रधान केंद्र मौर्य काल में कौन था? तो वो था तक्षशिला। मौर्य शासन के अंत के क्या कारण थे अब हम देखते हैं। तो अशोक की जो अहिंसक नीति थी तथा शांतिप्रिय नीति थी
ये जो है इसके पतन के कारण थे, ऐसा कई विद्वानों ने कहा। इसके अलावा कमज़ोर उत्तराधिकारी इनका बताया गया डी.एन. झा के अनुसार। इसके अलावा संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति डी.डी. कौशाम्बी के अनुसार संकटग्रस्त आर्थिक स्थिति भी इसके अंत के कारण थे, और अशोक की अहिंसक तथा शांतिप्रिय नीति ने भी इस वंश का नाश कर दिया, ऐसा कई विद्वान भी बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुंग वंश, देख लेते हैं आगे हम कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण वंश इसे भी कहा जाता है। शुंग वंश जो है, उसके बाद कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश और वाकाटक। तो मगध साम्राज्य में यहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य का उदय होता है, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश आते हैं। ये ब्राह्मण वंश कहलाते हैं। शुंग वंश 185 से 73 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। स्रोत: दिव्यदान, बाणकहरसरी, तारकनाथ का विवरण, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, इन सभी में शुंग वंश का वर्णन है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम जो शासक था वृहदत्त, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र जो है मौर्यों की सेना का सेनापति था, और इसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश जो है दोस्तों मगध साम्राज्य का पहला ब्राह्मण वंश था। इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा जो क्षेत्र है वो शुंग वंश की राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार यवन जो थे इनको पराजित किया था। पहले का यवन नेता था डेमेट्रियस था। ठीक, पहले का यवन नेता कौन था? डेमेट्रियस। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार यवनों को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। इनके द्वारा अशोक के 84,000 जो स्तूप थे इनको नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग पहला शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बाद वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया था। तो कुल 2 यज्ञ इन्होंने किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग को आपको याद रखना कि पहला शासक था जिन्होंने अश्वमेध कराया था तथा वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया था। पुष्यमित्र शुंग को मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने का श्रेय है, एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इसी के समय अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि की है, जैसे दूरह ग्रंथों पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। इसी के समय अष्टाध्यायी पर दुरु ग्रंथ है जैसे कि ये, इस पर पतंजलि ने अपनी भाष्य लिखा, महाभाष्य किया, टीका किया इन्हीं के समय। पुष्यमित्र शुंग द्वारा सांची के स्तूप में बाहर लकड़ी के जंगलों के स्थान पर पत्थर के जंगले लगा दिए गए थे। भरहुत बौद्ध स्तूप में लगे जंगले श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सांची के महान स्तूप का कटघरा भी देखने लायक था। बेसनगर गरुड़ स्तंभ जो कि हेलियोडोरस का था, यह तत्कालीन ब्राह्मण धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर स्तंभ था। ठीक है, तो जो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ है जो कि हेलियोडोरस का था, यह तत्कालीन ब्राह्मण भागवत धर्म से संबंधित पहला प्रस्तर स्तंभ माना जाता है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। तो ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन कौन था? तो सुप्रसिद्ध जो व्याकरणाचार्य था पतंजलि, वो पुष्यमित्र शुंग के समय ही वो भी उसी समय थे, तो वो उनके समकालीन हो गए। उसके बाद है अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का अगला शासक बनता है, जो कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र का नायक है। तो कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्र लिखा है, इसका नायक था अग्निमित्र शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। वसुमित्र, उसके बाद अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र वसुमित्र शुंग वंश का शासक बनता है। वसुमित्र जो है इसने सिंधु के तट पर यूनानियों को परास्त किया था। ठीक है, तो इसने सिंधु नदी के तट पर यूनानियों को हराया था। इसका वर्णन मालविकाग्निमित्र में मिलता है। इसमें उसने यवन सेनापति मिनांडर को हराया था। द्वितीय यवन शुंग संघर्ष जिसे कि कहा जाता है। ठीक है, वसुमित्र इसने किनको हराया था? तो इसने यूनानियों को हरा दिया था सिंधु नदी के तट पर, जिसका वर्णन मिलता है मालविकाग्निमित्रम में। इसमें उसने यवन सेनापति जो था मिनांडर, उसको हराया था। इसी वंश के 9वें शासक के रूप में भागभद्र का वर्णन मिलता है, जो एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के
यवन नरेश एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा में स्थित उसके दरबार में भेजा था, जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो जो शासक नवे शासक था भागभद्र, है ना, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इसके शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के जो यवन नरेश था एंटियालकिड्स, इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा में स्थित इसके दरबार में भेजा था, किसके, भागभद्र के दरबार में, जहां इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। किसने, जो हेलियोडोरस है इसने। शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, अब देखते हैं शुंग कालीन मुद्रा। तो स्वर्ण मुद्रा इसकी मिली है, दिनार भी है, सुवर्ण तांबे का सिक्का भी मिला है जिसे करशापाण कहा गया, चांदी का सिक्का मिला है जिसे पुराण अथवा धरण भी कहते थे शुंग वंश के समय। शुंग वंश ऐसा राजवंश था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई, जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही शुंग वंश का भी हत्या हो जाता है। मनु स्मृति की रचना इसी राजवंश के समय भी होती है। तो मनु स्मृति जो है ये शुंग राजवंश के समय ही मनु स्मृति की रचना की जाती है, और मनु स्मृति के बाद विष्णु स्मृति की रचना भी इसी काल में हो जाती है। फिर षड दर्शन की जो संकलन है, इसी शुंग वंश के समय ही षड दर्शन का संकलन किया जाता है। बोध गया के जो मंदिर हैं इसके चारों तरफ जंगले निर्माण इसी के काल से प्रारंभ होता है। आगे हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है इस काल में अजंता के गुफाओं का निर्माण होता है। तो शुंग काल में ही दोस्तों अजंता की जो गुफाएं थी इनका निर्माण होता है। गुफा 9 और 10 जो है वो शुंग काल से संबंधित है। इस काल में महाभारत और रामायण का संकलन शुरू हो जाता है। शुंग काल से ही महाभारत और रामायण जो था उनका संकलन शुरू होता है, और शुंग काल में ही पुराणों की रचना भी हो जाती है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण इसी काल की रचना है शुंग काल के। शुंगों के शासन काल में यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण भी किया गया था। ठीक है, तो इस काल में पुराणों की रचना हुई जिनमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण शामिल है, और शुंगों के काल में ही यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और शुंगों के बाद जो वंश आता है वो है कर्ण वंश। वासुदेव कर्ण ने शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति थी इसकी हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। इसके संस्थापक थे सिमुक इसके संस्थापक थे। इसका अन्य नाम भी था सिंधुक, शिशुक, शिप्रक एवं वृषल। ठीक है, सातवाहन वंश जो था इसका अन्य नाम भी, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, जिसका और नाम मिलता है सिंधुक, शिशुक, शिप्रक एवं वृषल। अंतिम कर्ण वंश के जो शासक था सुशर्मा, इसकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना कर डाली थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी जिसे पैठन भी कहा गया, गोदावरी नदी के तट पर, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में है। इसका धर्म क्या था, तो इनका धर्म था वैदिक धर्म, और इन्होंने सिक्का जो ये चलाया ये शीशे का पोटीन सिक्का था। शीशे का सिक्का चलाया सातवाहनों ने, जिसे पोटीन का सिक्का भी कहा गया। विशेष बातों में देखें तो राजाओं का जो नाम है अपने माताओं के नाम पर रखने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की, और शक जो है इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। ठीक है, सातवाहनों का सबसे बड़ा दुश्मन था वो शक था, शक लोग। प्रथम पराक्रमी शासक इनका हुआ सातकर्णी। ठीक है, ये प्रथम शासक नहीं था, प्रथम शासक तो सिमुक था, लेकिन प्रथम पराक्रमी शासक सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसू यज्ञ करवाए थे। श्री सात नामक मुद्रा में इसका उल्लेख है कि उसने 2 यज्ञ करवाए थे। श्री सात नामक मुद्रा मिला है, इसमें इसका वर्णन है। इसने दक्षिणाथपति की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिणाथपति की उपाधि सातकर्णी प्रथम ने धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी पत्नी नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर शासन किया था। उसके बाद आता है द्वितीय पराक्रमी शासक हाल नाम का शासक आता है सातवाहन का। यह एक कवि था जिनकी रचना थी गाथा सप्तशती की। सप्तशती नामक ग्रंथ इसने एक रचना करी, गाथा सप्तशती, जो कि इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी, जो कि इसकी जो रचना है द्वितीय शासक हाल की है ना। श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हाल ने विवाह किया था। ठीक है, तो हाल ने विवाह किससे विवाह किया था? श्रीलंका की राजकुमारी थी लीलावती, इनके साथ। इसके दरबार में वृहत कथा के रचयिता गुढ़ाढ्य तथा
कातरंत संस्कृत व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन निवास करते थे। ठीक है, हाल के दरबार में कौन निवास करते थे? तो इसके दरबार में बृहत कथा के जो रचयिताकार हैं गुणाढ़ तथा कांत्रय संस्कृत व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन इनके काल में निवास करते थे। किनके काल में? द्वितीय पराक्रमी शासक सातवाहन का हाल इनके काल में। उसके बाद तृतीय सातवाहन शासक आता है, जो कि तृतीय पराक्रमी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जिसे जाना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक इसे बोला जाता है क्योंकि इसने शकों, यवनों एवं पल्लवों तीनों को हराया था। किनको? शक, यवन और पल्लव तीनों को पराजित किया था। इसके नासिक से 2 एवं कार्ले से 1 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, तो नासिक और कार्ले से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किसके हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी के। क्षत्रियों के दर्प को इन्होंने दमन किया। जो क्षत्रियों में दर्प था इनको दमन कर दिया इसने। इन्हें पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी पश्चिम का स्वामी भी कहलाता है। और इन्होंने वेड़कटक नासिक जिले में जो है वेड़कटक नामक एक नगर का निर्माण भी कराया था। और सातवाहन काल का सबसे विस्तृत साम्राज्य गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही था। उसके बाद हम देखते हैं जो सातकर्णी है इसे त्रिसमुद्र तोय पितावाहन उपाधि दी गई थी। त्रिसमुद्र तोय पितावाहन नामक जो उपाधि है ये सातकर्णी गौतमी पुत्र को मिला था। शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन जो है इसी समय थे। ये महत्वपूर्ण है कि भाई सातवाहन के समय शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन इसी के समकालीन थे। गौतमी पुत्र ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण कहा था, जो कि नासिक प्रशस्ति है। इसमें पता चलता है कि जो गौतमी पुत्र है इसने स्वयं को खुद को अद्वितीय ब्राह्मण कहा था। उसके बाद इसका चतुर्थ पराक्रमी शासक आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी नामक शासक आता है। यह जो है शक नरेश रुद्रदामन से हार जाता है। वशिष्ठ पुत्र जो पुलवामी था ये शक नरेश से हार जाता है रुद्रदामन से, और रुद्रदामन की बेटी से विवाह करना पड़ जाता है इसे। इसकी जानकारी जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें प्राप्त होती है। और सातवाहनों में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार सातवाहनों में बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया गया वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के समय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा का आरंभ है सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया। यह अग्रहार कहलाता था। ठीक है, तो ये जो नीति थी इनकी भूमिदान की, इस नीति को अग्रहार कहते थे। सातवाहनों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी एवं लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। भाषा प्राकृत और लिपि सातवाहनों की ब्राह्मी थी। सातवाहनों का जो शासन काल है लगभग 300 वर्ष तक चला। पुराणों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि सातवाहनों ने 300 वर्षों तक शासन किया और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए। सातवाहनों के समय खुदवाए गए गुफाओं में कार्ले की गुफा सबसे पुरानी है। सबसे महत्वपूर्ण जो चैत्य है कार्ले का चैत्य है। ठीक है, चैत्य जो क्या होता है बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैत्य है ना यहाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कार्ले का चैत्य। इस प्रकार हमने पूरा मगध साम्राज्य एक ही वीडियो में कंप्लीट कर डाला है। ठीक है, जो 7 शासक हुए मगध के उसको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे के शासकों को देखेंगे। ठीक है, गुप्त काल में प्रवेश करेंगे आगे हम।